हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टॉक टॉक। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का पार्ट 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फिर हमारे जो है क्लिनिकल फीचर्स और हमारा लैब डायग्नोसिस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ईटियोलॉजी। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की डेफिनेशन क्या है। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है हमारा, वो होता है हमारा डिफेक्टिव या इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। एंड क्या होता है कि हमारा डिस्टिंक्ट मेगालोब्लास्ट फॉर्मेशन इन द बोन मैरो हो जाता है। अब हमारा कहाँ पे बनता है वो सब सेल्स, वो बोन मैरो में बन जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल मेगालोब्लास्ट बन जाते हैं हमारे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग ईटियोलॉजी पे पढ़ जाते हैं। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड में मैं सारे एनोटेशंस निकाल के दिखा दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक पेज का। ठीक है, तो ईटियोलॉजी में हम लोग को सबसे इसका मेन कॉज जो होता है वो दो ही होते हैं। सबसे पहला है कि हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, नहीं तो फिर हमारी हो सकती है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है हमारी बॉडी में। इसकी वजह से हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किस किस रीज़न से हो सकती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग का क्या हो सकता है कि हम लोग इनटेक ही कम कर रहे हैं विटामिन B12 का। नहीं तो फिर क्या हो सकता है कि हमारा इनटेक तो नॉर्मल है, बट हमारा जो है, जो हमने खा लिया है विटामिन B12, जो कि हमारे किसी भी हमारे पदार्थ में होता है, वो पदार्थ तो हमने खा लिया है, बट उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा। तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हमारी डेफिशिएंसी हो सकती है। नहीं तो फिर हमारी क्या है कि एब्जॉर्प्शन भी ठीक हो रहा है, लेकिन हमारी जो डिमांड है विटामिन B12 की हमारी बॉडी की, वही बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी सप्लाई बहुत कम है। मतलब सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमारा क्या हो सकता है, इसमें भी हमारी डेफिशिएंसी दिख सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिक्रीज इनटेक कैसे कैसे हो सकता है। एक तो इनएडिक्वेट डाइट की वजह से हो सकता है, नहीं तो फिर प्योर वेजिटेरियन में हो सकता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है, वेरी कॉमन है प्योर वेजिटेरियंस में। ठीक है, तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कैसे सकता है, या तो गैस्ट्रिक रीज़न से हो सकता है, नहीं तो फिर इंटेस्टाइनल रीज़न से हो सकता है। गैस्ट्रिक रीज़न से कैसे हो सकता है, जैसे कि हमारी डेफिशिएंसी, अगर गैस्ट्रिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, नहीं तो फिर पेप्सिन की डेफिशिएंसी हो, नहीं तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, तो फिर हमारी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमको देखने को मिल सकती है। ये तीनों कैसे कौन से कंडीशंस में होता है, तो अनीमिया, परनिशियस अनीमिया में होता है, और फिर हमारी पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी में भी हमें ये सब डेफिशिएंसी दिख सकती है। और इंटेस्टाइन में क्या होता है कि हमारा इंटेस्टाइनल कॉजेज़ क्या होता है, आइडियल रिसेक्शन हो सकते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, नहीं तो फिर हमारा क्रॉन्स डिसीज़ भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा इंक्रीज़ डिमांड के ऊपर। इंक्रीज़ डिमांड के ऊपर क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ डिमांड कहाँ पे होती है, हमारी प्रेगनेंसी में हो जाती है। विटामिन B12 चाहिए ही होता है प्रेगनेंसी में। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ डिमांड हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की ईटियोलॉजी। अब हम चलते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की तरफ। तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, फिर से हमें वही 3 पॉइंट तो लिखने ही है हमें, जैसे कि डिक्रीज इनटेक कर लिया, नहीं तो फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नहीं तो फिर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिक्रीज इनटेक के कैसे हो सकता है। जैसे कि हम लोग को इनएडिक्वेट डाइट, वही लिखना है फिर से, कहाँ से कैसे हो सकता है, अल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन, ये सब की वजह से हमारा डिक्रीज इनटेक हो सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारा डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन स्टेट्स जो होती है उसमें हमारा एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट हो जाता है। दूसरा है कि हमारा ड्रग्स की वजह से भी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो सकता है। तीसरा है हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो गई और सप्लाई कम है फोलिक एसिड की, ये हमारा हो सकता है हीमोडायलिसिस में। और हमारा प्रेगनेंसी में लॉस हो जाता है। इंक्रीज लॉस कहाँ पे होता है, प्रेगनेंसी में होता है, इन्फेंसी में होता है, और फिर डिसेमिनेटेड कैंसर में भी हमारा लॉस देखा जाता है फोलिक एसिड का, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। और फिर नहीं तो फिर सब कुछ सही से नॉर्मल है, बट उसका जो यूटिलाइजेशन है वही इम्पेयर हो रहा है, मतलब वही अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसको फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट की ईटियोलॉजी हम लोग देख सकते हैं। ईटियोलॉजी की वजह से हमारा फोलिक एसिड डेफिशिएंट हो सकता है। ये हो गई हमारी ईटियोलॉजी। एक बार देख लो, ईटियोलॉजी में हमने देख लिया सबसे पहले विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैसे हो सकता है और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कैसे हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा डेफिनेशन में तो हमने देख ही लिया था कि इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस हो जाता है, तो वही पॉइंट को हम लोग को पैथोजेनेसिस में भी लिखना है, बट थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये दोनों जो है वो हमको चाहिए होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है,
तो इसमें अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो फिर क्या हो जाता है, डिलेड मैचुरेशन ऑफ द न्यूक्लियस हो जाता है। मतलब कि क्या, न्यूक्लियर मैचुरेशन जो होता है वो लैग कर जाता है साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन के लिए। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म मैच्योर हो जाता है, उसके बाद न्यूक्लियस मैच्योर हो जाता है। मतलब कि क्या है, जो हमारा एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, तो साइटोप्लाज्म जो है पहले मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जो है न्यूक्लियस मैच्योरेशन हो जाता है। मतलब कि क्या, न्यूक्लियस जो है वो लैग कर रहा है, न्यूक्लियस मैच्योरेशन इज़ लैगिंग बिहाइंड द साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल लार्ज न्यूक्लिएटेड एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स बन जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। ठीक है, क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस मैच्योरेशन जो है लैग कर जाता है साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन के हिसाब से कंपैरिजन में। ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारा लार्ज एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। तो हमारी मेगालोब्लास्ट तो बन गई। उसके बाद क्या होता है कि हमारा साइटोप्लाज्म जो है हमारा नॉर्मली मैच्योर हो जाता है, और फिर हमारा न्यूक्लियस लैग कर रहा है ना, साइटोप्लाज्म तो नॉर्मली ही मैच्योर हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी जो है हमारी बन जाती है लार्जर देन नॉर्मल, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोसाइट्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म नॉर्मली मैच्योर हो रहा है और न्यूक्लियस जो है लैग कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है अफेक्ट्स ऑल रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द बॉडी। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कौन सी है, स्किन, जीआई ट्रैक्ट वाली सेल्स और फिर बोन मैरो वाली सेल्स को अफेक्ट कर जाता है। ये सब में मैक्रोसाइट बन जाती है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो भी डेफिनेशन में ही था हमारी, इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस इसमें हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी मेगालोब्लास्ट प्रिकर्सर सेल बन गई है, किसकी वजह से बन गई है, न्यूक्लियस मैच्योरेशन लैगिंग बिहाइंड द साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन लिखनी ही है तुम लोग को पैथोजेनेसिस में, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा मेगालोब्लास्टिक प्रिकर्सर्स बन जाता है, और फिर वो क्या हो जाता है, अब वो तो एबनॉर्मल सेल है, वो तो जब जैसे ही हमारे ब्लड वेसल में जाएगी, उसमें जाएगी, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, इंट्रामेडुलरी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा अनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा अनीमिया, और यहाँ पे इसकी वजह से हो गया हमारा मेगालोब्लास्ट। तो ये क्या टर्म किया जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ही पढ़ रहे हैं, सही बात है कि नहीं। तो ये हो गई इसकी ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके लैब फाइंडिंग्स एंड क्लिनिकल फीचर्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, सब्सक्राइब, बाय बाय।